Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to read about the poem Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson को कौन नहीं जानता? आपको पता है कि वो एक विक्टोरियन पोएट रहे हैं। आफ्टर वर्ड्सवर्थ वो पोएट लॉरिएट भी रहे हैं और काफी लंबे समय तक जो है वो पोएट लॉरिएट रहे हैं। जस्ट लाइक 1843 में आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने थे और टिल हिज डेथ 1850 तक जो है वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहते हैं। आफ्टर वर्ड्सवर्थ हमारे पास 1850 से लेकर के 1892 तक यानी टिल हिज डेथ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो हमारे पोएट लॉरिएट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1850 से लेकर के 1892 तक कितना लंबा जो है इनका आप कह सकते हो टाइम पीरियड रहा जिसमें ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। So let's discuss the most important poem that is the best example, one of the best example of blank verse. जो पोम जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। जस्ट लाइक जो आपके विक्टोरियन पोएट्स हैं वो लिखा ही करते थे जनरली, जैसे हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी डिस्कस किया था लास्ट राइट टुगेदर में, वो भी जो है अपनी पोम को ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखते हैं और इसको जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसके अंदर जो है यूलिसिस नाम का एक ओल्ड जो है यानी वो वॉर से 20 इयर्स बाद में लौटा है और अपनी जो वाइफ है यानी अभी उसकी वाइफ जो है 20 इयर्स के बाद में आपको पता है कि बहुत ओल्ड हो चुकी होंगी, तो उनकी वाइफ जो है वो भी ओल्ड हो चुकी है और वो एक इथाका नाम से, मैं यहाँ पे लिख देती हूं, एक इथाका नाम से जो है आइलैंड के ऊपर अपनी वाइफ के पास हर्थ के पास बैठा है। हर्थ होता है अंगीठी या चूल्हा आप कह सकते हो। और आफ्टर 20 इयर्स जो है वॉर से लौटा है, इट मीन्स अभी जो है वो एज, उनकी एज जो है वो ओल्ड हो चुकी है यानी वो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के बावजूद भी वो अपना जो वॉर है, अपने जो बैटल्स हैं उनको वो स्टॉप नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं इन हाउस होल्ड हर्ट को करते हुए यानी इन जो है हाउस होल्ड कामों को, डोमेस्टिक जो वर्क्स हैं उनको करके मैं परेशान हो चुका हूं, मैं बोर हो चुका हूं, मुझे वापस से किस में जाना है, वॉर में जाना है। तो ये पोम जो है आपकी ये 3 स्टैंजास में डिवाइड की गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट स्टैंजा जो है सबसे लेंदी है। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है वो सबसे लेंदी स्टैंजा है यानी अराउंड 1 से लेकर के आपकी 32 जो लाइन्स है वो कवर करता है। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 2 जो है वो आपका लगभग 33 से लेकर के 43 लाइन्स जो हैं उनको कवर करता है। और थर्ड जो स्टैंजा है उसमें आपकी हैं लगभग 43 से लेकर के 70 लाइन्स। तो आप देख लीजिए कि आपका स्टैंजा नंबर 1 जो है वो सबसे लेंदी है, ठीक है। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 और फिर सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो आपका स्टैंजा नंबर 2 है यानी अराउंड 10 लाइन्स ही आपकी स्टैंजा नंबर 2 में। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूं कि जो स्टैंजा नंबर 1 है वो किसके बारे में है। स्टैंजा नंबर जो 1 है यूलिसिस का, वो बोर्ड किंग एट इथाका। इथाका जैसे मैंने अभी बताया एक स्मॉल आइलैंड है जहां पर ये लोग जो हैं, जो सैवेज पीपल या आप कह सकते हो जो इसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहां पर रह रहे हैं। दूसरा जो आपका है स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 में वो अपने एल्डर जो सन है जिसका नाम है टेलीमैकस, अपना एल्डर जो सन है टेलीमैकस को सारा अपना राजपाट संभाल करके यानी संभला करके सौंप करके वो कहां जाना चाहता है, अल्टीमेट नॉलेज को जो है गेन करने के लिए जाना चाहता है। एज यू नो दिस इज द फर्वर ऑफ द विक्टोरियन एज में जो भी मतलब आप कह सकते हो जो लोग थे, जो पीपल थे, उनके अंदर एक अल्टीमेट जो है डिजायर होती थी टू गेन द नॉलेज यानी वो कुछ ना कुछ जो है लाइफ में करते रहना चाहते थे, टू लर्न समथिंग न्यू। वो एक्सप्लोर करना चाहते थे वर्ल्ड को, वो दुनिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो सब जो ज्ञान, जो जितना भी जो ज्ञान है, जितना भी वो ले वो कम है, उन्हें ऐसा लगता था। तो जो उनकी जो उनका माइंडसेट है वो यहाँ पर यूलिसिस के थ्रू दिखाया गया है कि यूलिसिस जो है वो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर अभी वो वॉर से लौटा है, अब उसे टायर्डनेस होनी चाहिए, उसे जो है ऐसा लगना चाहिए कि मैं बहुत काम कर लिया मैंने, मुझे आराम करना चाहिए। बट नहीं, यूलिसिस जो है वो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट स्टैंजा में बोर फील हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे आराम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मोर नॉलेज, मुझे जो है ये दुनिया घूमनी है, मुझे इस जहान को एक्सप्लोर करना है,
मुझे मोर नॉलेज जो है उसको गेन करना है, और इसके लिए स्टेंजा नंबर 2 जो है वो अपनी डिजायर जो है शो करता है, किसकी? अल्टीमेट नॉलेज की। और अपना जो राजपाट है वो किसको सौंप देता है? अपने बड़े बेटे टेलीमेकिस को जो है सौंप देता है, और कहता है कि टेलीमेकिस जो है ना वो बहुत ही केपेबल है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, और उसकी ये टेंडरनेस जो है उसको हेल्प करेगी बहुत अच्छे से सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए। और ये इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलेक्चुअल है कि जो उसके आसपास सैवेज रेस है, सैवेज रेस का मतलब जो उसकी कम्युनिटी के लोग जो बस सारा दिन जो है उबाऊ काम करते रहते हैं, वो कहता है कि मेरा बेटा जो है टेलीमेकिस उनसे कुछ ऐसा करवाने के लिए जो है कुछ ना कुछ कर लेगा कि ये जो है लोग जो अभी ऐसे यहाँ पर गिरे पड़े हैं इस आइलैंड के ऊपर, ये भी मोटिवेट होकर के कुछ ना कुछ जो है अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए, बैटल्स में लड़ने के लिए ये उतारू हो जाएंगे। तो ये जो है सेकंड जो स्टेंजा है वो है टेलीमेकिस को अपना राजपाट सौंप करके और अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए ये जाना चाहता है। थर्ड जो स्टेंजा है आपका, थर्ड जो स्टेंजा है इसमें क्या है? फाइनल वॉयज इनटू अननोन, यानी अब जो है थर्ड स्टेंजा के अंदर वो फाइनल वॉयज जो है उसके लिए निकल पड़ता है, यानी वो बात करता है होराइजन की, बात करता है यहां पर हराइजन। हराइजन का मतलब क्या होता है? जहां पे आकाश और पाताल और जो पृथ्वी है वो तीनों मीट करते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा, आपने कभी ऐसे फील किया होगा कि जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो पृथ्वी है वो खत्म हो रही है, और पृथ्वी जो है यानी हमारा जो लैंड अर्थ है वो स्काई से जो है वहां पर मीट हो रहा है। ऐसे हमें वो हराइजन जो है वो फील होता है। जस्ट लाइक एट द टाइम आपको पता है कि उनको नहीं पता था कि अर्थ जो है वो राउंड है, उन्हें लगता था कि अर्थ जो है उसका भी एक एंड है, एक फ्लैट जो है आप कह सकते हो अर्थ जो है वो फ्लैट है। उन्हें नहीं पता था कि अर्थ इज राउंड एट द टाइम, है ना। उन्हें लगता था कि एक टाइम पर आने के बाद जो है अर्थ खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो वहां से इंसान जो है आप कह सकते हो अर्थ को नाप सकता है। तो ये जो है हराइजन जो है, इस हराइजन को पाने के लिए, यानी अननोन का मतलब इस हराइजन की बात हो रही है, ऐसा स्पेस, ऐसा प्लेस जहां पर पृथ्वी एंड होती है, उस प्लेस पे जो है वो फाइनल वॉयज करने के लिए घर से निकल पड़ता है इन दी थर्ड स्टेंजा। सो आई होप यू गॉट इट। ये जो पॉम है ये 1833 में जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। आपको पता है इन्होंने इन मेमोरियम जो है नाम से एक पॉम भी लिखी थी, है ना, और इसी टाइम पे ही लिखी थी इन मेमोरियम। और आपको पता है इनका एक फ्रेंड था आर्थर हेनरी हालम। तो ये जो इनका फ्रेंड है एक्चुअली क्या था कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इनके फादर की आप अनटाइमली जो है डेथ हो जाती है। और दूसरा जो है हेनरी आर्थर जो है ये इनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और इनके साथ ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो इनके जो फ्रेंड है ये बहुत ज्यादा इनके दिल के जो है करीब थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सिस्टर का जो है, मेरे ऊपर अब मेरी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं ये शिफ्ट कर दूं अपने फ्रेंड की तरफ। तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड हेनरी आर्थर जो है यानी आर्थर हेनरी हालम, इनको जो है अपना आप कह सकते हो अपनी सिस्टर के साथ जो है ये एंगेजमेंट करवा देते हैं। लेकिन होता ये है कि जो आर्थर हेनरी हालम है इनकी डेथ हो जाती है बिफोर द मैरिज। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उनकी पोम के अंदर आपको ग्रीफ भी मिलेगा, यानी पेन, सॉरो, ग्रीफ के बारे में वो बात करेंगे। तो यहां पर एक टोन जो है मेलंक्लिक टोन भी आपको इस पोम यूलिसिस में, यानी यूलिसिस जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, वर्ल्ड को जो एक्सप्लोर करना चाहता है, बट एट सम पॉइंट जो है ये एक ऐसे टोन, एलजियाक टोन जिसको कहते हैं एलजी, यानी मेलंक्लिक टोन जो है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। यानी उसके फादर की डेथ हो गई, उसका फ्रेंड भी जो है इस दुनिया से चला गया, तो उनके कहीं ना कहीं जो मेलंक्लिक टोन है वो हमें स्टेंजा नंबर सेकंड और थर्ड के बीच पे जो है मिलती है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। 1833 में इसने लिखना शुरू किया था इन मेमोरियम भी, और प्लस जो है इनका वर्क है यहाँ पर यूलिसिस। 1833 में ही इन्होंने यूलिसिस लिखा था। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, देखिए 1833 में, लेकिन इसको पब्लिश कब करवाया था यूलिसिस को? 1842 में पब्लिश करवाया था, ठीक है।
कब लिखा था इसको? 1833 में, और इसको पब्लिश कब करवाया था? 1842 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोम है इसको 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। स्टेंजा 1 में जो है 1 से लेके 32 तक लाइन्स है, स्टेंजा 2 में 33 से 43 लगभग 10 लाइन्स हैं, और स्टेंजा नंबर जो 3 है उसमें 44 से लेकर के या 43 से लेकर के 70 तक जो है, यानी टोटल जो है इसके अंदर 70 लाइन्स हैं। यूलिसिस में, यूलिसिस जो आपकी पोम है इसके अंदर टोटल कितनी लाइन्स हैं? 70 लाइन्स हैं। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज किया गया है। इट मींस इसमें ये डेकासिलेबिक है, और इसमें जो है 5 के अनस्ट्रेस्ड प्लस 5 स्ट्रेस जो है आपको सिलेबल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है ये? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी इसके अंदर जो है एक स्पीकर है, और स्पीकर हमारे कौन है? एज यू नो, यूलिसिस खुद जो है इसके अंदर स्पीकर है, और साइलेंट जो लिसनर है इसके अंदर वो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल पैसिव है। सो आई होप ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। 1833 में लिखी गई, 1842 में पब्लिश हुई। ये ब्लैंक वर्ड्स का एग्जाम्पल है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, यानी ये डेकासिलेबिक है। इसमें 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस जो है इसमें सिलेबल्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट, इसमें टोटल 70 लाइन्स हैं। फर्स्ट स्टेंजा सबसे बड़ा है और सेकंड स्टेंजा सबसे छोटा है, और इसको जो है इन मेमोरियम भी इन्होंने लिखी है, इडल्स ऑफ द किंग भी लिखी है, लाइट ऑफ द ब्रिगेड भी इन्होंने लिखा है। सो मेनी वर्क्स आर देयर, बट आपके जो सिलेबस में है, आरपीएससी ग्रेड 2 के जो सिलेबस में है, हमारे यूलिसिस है। ठीक है, बस पोएट लॉरिएट का इनका ध्यान रखना है कि ये जो पोएट लॉरिएट बने थे ये कब से कब तक रहे थे? ये 1850 में बने थे, और लगभग 1892 टिल हिज डेथ जो है ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। तो आई होप यू गॉट दिस, आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेंजा में इथाका में वो बोर हो रहा है उसके बारे में है। सेकंड स्टेंजा में उसकी डिजायर शो की गई है अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए, इसलिए वो अपना सारा साम्राज्य टेलीमैकस को देकर के जाना चाहता है। फाइनल वॉइड जो है वो अननोन है। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी, थोड़ा सा इसको सिंगल हैंडेडली हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, जॉनरा इसका कैसा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी इसमें सिंगल स्पीकर है। एक इम्प्लाइड जो है इसमें ऑडियंस है, यहाँ पे लिसनर क्या है? वी ऑडियंस आर देयर, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। इसको लिखा गया था 1833 में, पब्लिश हुई थी 1842 के अंदर 2 वॉल्यूम्स में हुई थी। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है इसका वो यूलिसिस है, जिसका ग्रीक नेम जो है ऑडिसिस है, और द मिथिकल हीरो ऑफ होमर्स ऑडिसी। तो जो होमर ने ऑडिसी लिखा है उसमें भी इसका वर्णन आया है, उसमें इसको यूलिसिस को ऑडिसिस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑडिसिस एंड यूलिसिस बोथ आर सेम, लेकिन होमर ने इसके लिए ऑडिसिस वर्ड यूज किया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, सॉरी, होमर ने इसके लिए ऑडिसिस और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसके लिए यूलिसिस नाम यूज किया है। इसकी सेटिंग जो है वो एक स्मॉल आइलैंड है इथाका का, वो है यहाँ पे वो 20 इयर्स के बाद जो है एक वॉर करके आया है, बट वो जो है इतना ज्यादा आप कह सकते हो वॉन्डरिंग करने के बाद स्टिल जो है वो रेस्टलेस है, यानी बेचैन है। उसको फिर से वॉर पे जाना है, उसको फिर से दुनिया को एक्सप्लोर करना है, वो ठहरना, वो रुकना नहीं चाहता। उसके बाद देखिए इसके जो थीम है, पहला थीम ही ये हो जाएगा, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, और वंडरलस्ट यानी घूमने का शौकीन। ओल्ड एज हो चुकी है उसकी, बट कैन नॉट स्टॉप ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर, यानी ओल्ड एज का हो चुका है वो, बट फिर भी जो है ह्यूमन डिजायर उसको नहीं ऐसे रोक सकती। उसकी नॉलेज जो है वो, उसके एडवेंचर को, नॉलेज को गेन करने के लिए उसकी ओल्ड एज जो है वो स्टॉप नहीं कर सकती। विक्टोरियन स्पिरिट आपको पता ही है कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दुनिया को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, नई नई चीजें ढूंढना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर विक्टोरियन स्पिरिट भी हमें देखने को मिलती है। लाइफ वर्सेस मियर एग्जिस्टेंस, यानी एक तो होता है कि आप लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, और एक सिर्फ आप जो है काट रहे हो। ये काटना नहीं चाहता था, ये लाइफ को टू द फुलेस्ट जो है जीना चाहता है। इसमें एक लाइन आई थी, टू द फुलेस्ट, यानी लाइफ को एंजॉय करना टू द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कि जहां लास्ट ड्रॉप ऑफ वाइन जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसको ड्रिंक करना है लाइफ को। तो ये जो है यहाँ पर मेयर एग्जिस्टेंस को कंडेम करते हैं, लाइफ को टू द फुलेस्ट जीना चाहते हैं, इसके बारे में है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं, यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया भी था, लाइन 1 to 21 जो है, अराउंड 23 होगा ये,
Ulysses expresses deep boredom and dissatisfaction with his current life as the idle king in Ithaca. 22 से जो है 43 तक he introduced his son Telemachus, explained why he is well suited to rule the domestic kingdom. और 44 से 70 जो है Ulysses, ये थोड़ा सा यहाँ पे 22 कर लेना या 23 कर लेना. Ulysses addresses his old mariners लास्ट में, urging them to join him on one last ultimate voyage into the west. यानी लास्ट जो स्टेंजा है, सेकंड तो टेलीमेकस हो गया, तीसरा जो स्टेंजा है वो ये कहता है कि अपने मैरिनर्स को, अपने जो उसके साथी हैं उनको वो अर्ज करता है कि चलो मेरे साथ चलो, एक लास्ट वॉयज पे चलते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट, जीते हैं. ठीक है. टेनिसन ने एंजॉयमेंट भी यूज किया है, यानी रन ऑन लाइंस भी यूज की है. आपको पता है कि जब एक लाइन का मीनिंग जो है उस लाइन में हाफ दिया हो, नेक्स्ट लाइन में हमें जंप करना पड़े, इट मीन्स वो एंजॉयमेंट होता है. वी हैव डिस्कस अर्लियर, हमने पिछली जो क्लासेस है उनमें भी देखा था. नेक्स्ट यू हैव, यहां पर ये मैं आपको बता चुकी हूं, हम करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू इट. देखिए आपको जो है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड, इन विच ईयर वाज टेनिसन्स यूलिसेस रिटन एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिटन जो हुई थी वो 1833 में हुई थी और इसको पब्लिश किया गया था 1842 में. सो आपका जो है फर्स्ट बी आंसर जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा. इट वॉज कंपोज्ड इन 1833 शॉर्टली आफ्टर आर्थर हेनरी हालम्स डेथ, बट पब्लिश इन 1842 इन टेनिसन्स ब्रेक थ्रू 2 वॉल्यूम कलेक्शन. तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ यूलिसेस? आपको पता है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. अगला क्वेश्चन देखिए, विच मीटर इज यूटिलाइज्ड? तो आपको पता है कौन सा मीटर जो है इस फॉर्म में रखा गया है, तो इसमें रखा गया है ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स का मतलब है कि इसको अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसके अंदर जो है राइम नहीं है, कुछ भी राइम स्कीम नहीं है, इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, नो राइम. देन यू हैव फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? आपको पता है कि हु इज द स्पीकर? यूलिसेस, टेनिसन, टेलीमेकस. तो आपको पता है यूलिसेस जो हैं वो इसके स्पीकर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज यूलिसेस लोकेटेड व्हेन ही डिलीवर्ड दिस मोनोलॉग? अब देखिए आपको पता है कि ये जो मोनोलॉग बोला गया था उस टाइम पे यूलिसेस कहां पर था? तो मैंने आपको बताया था कि वो किंगडम ऑफ इथाका में था. तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा. ही इज बैक होम इन हिज आइलैंड किंगडम ऑफ इथाका, और वो एक हर्थ के पास बैठा हुआ है, यानी पोर्ट के नियर. व्हाट फ्रेज डस यूलिसेस यूज टू डिस्क्राइब हिज सब्जेक्ट्स इन इथाका? अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी, मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो उसके पीपल हैं, उसकी रेस के जो पीपल हैं, उनको उसने क्या कहा? उसने उनको सैवेज रेस कहा, यानी जो सिविलाइज्ड नहीं है, लेकिन उसे विश्वास है कि उसका बेटा टेलीमेकस जो है, ये सेकंड स्टेंजा में बात आई है, उसका बेटा टेलीमेकस जो है उस सैवेज रेस को क्या कर देगा? सिविलाइज्ड कर देगा. तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि व्हाट फ्रेज, क्या फ्रेज यूज की है यूलिसेस ने टू डिस्क्राइब हिज सब्जेक्ट्स इन इथाका? तो सैवेज रेस. ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, What does the line I will drink? अभी मैंने आपको बताया कि I will drink life to the least. Least का मतलब होता है कि last drop of the wine bottle. कि जो बॉटल होती ना, जो ड्रंकर्ड होते हैं वो लास्ट घूंट भी पी जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ते उसके अंदर, उसको ऐसे करके मुंह लगा के पूरी की पूरी जो है बॉटल को खत्म कर देते हैं. तो ऐसा ही लाइफ के साथ करना चाहता है. वो क्या कहता है कि he loves drinking wine, ये नहीं है. He wants to live life to the very last drop for the fullest. तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि वो लाइफ को बिल्कुल लास्ट ड्रॉप यानी टू द फुलेस्ट जो है वो जीना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, कंप्लीट द फेमस लाइन, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट. अब देखिए, आई एम द पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव met. अब देखिए, I am part of that I have met emphasize that every single past experience has shaped his identity. ये अपने बारे में बताता है. ये कहता है कि मैं जो कुछ हूं आज वो मेरी सब पास्ट अचीवमेंट के कारण हूं. वो कहता है मैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूं, बैटल्स पे बैटल्स में लड़ रहा हूं. आज में जो तुम्हारे सामने मेरा जो ये एग्जिस्टेंस दिख रहा है, मेरी जो आइडेंटिटी दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस, यानी मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूं, ये कहना चाहता है. तो पास्ट आई हैव मेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट ऑब्जेक्ट डज यूलिसेस कंपेयर्स हिमसेल्फ व्हेन रिमेनिंग आइडल? अब देखिए वो अपने आप को जो है कंपेयर करता है. मेटल दैट रस्ट अनबर्निश्ड. अनबर्निश्ड का मतलब होता है अनयूज्ड. वो जब हर्थ के पास बैठा है
उसके घर में ऐसे जो है इथाका आइलैंड में ऐसे अंगीठी जल रही होती है, ठीक है, अंगीठी जल रही है, हर्थ बोलते हैं, चूल्हा कह सकते हो आप इसको। इसके पास एक साइड जो है यहां पर यूलिसिस बैठा है और उसके पास जो है उसकी वाइफ है। तो उसे लगता है कि इस हर्ट के पास बैठ करके वो क्या सिग्निफिकेंट कर रहा है। वो कहता है ये तो डोमेस्टिक जो है वर्क है, इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूं। मेरा काम तो क्या है, अल्टीमेटली इस दुनिया को जीतना, अल्टीमेटली वो नॉलेज जो है वो गेन करना जो मुझे टू द फुलेस्ट लाइफ को जीने में हेल्प करेगी। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा इस अंगीठी के पास, अपनी वाइफ के पास ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे ही आइडल रहा, मतलब ऐसे निकम्मा बैठा रहा, तो क्या होगा, मेरे रस्ट लग जाएगा। यानी जैसे कि एक मेटल जो है अगर उसको यूज ना करो तो एक टाइम पे उसको जंग लग जाता है। तो कहता है ऐसे मुझे भी जो है अनयूज्ड होने के कारण मुझे भी जंग लग जाएगा। तो ये यहाँ पे लाइन आई है, हाउ डल इट इज टू पोज। पोज मतलब स्टॉप, स्टॉप फाइटिंग बैटल्स टू मेक एन एंड, यानी हर चीज को खत्म कर देना। तो रस्ट अनबर्निश नॉट टू शाइन इन यूज, मतलब मेरे तो रस्ट लग जाएगा अनयूज होने के कारण, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे जंग लग जाएगा और मैं शाइन नहीं कर पाऊंगा। नॉट टू शाइन इन यूज मतलब अगर मैं यूज करूंगा अपने टैलेंट को तो मैं शाइन होता रहूंगा, और अगर यूज नहीं करूंगा तो मैं भी जो है जंग लगे हुए लोहे के समान हो जाऊंगा। यानी कंपेयरिंग नॉन एक्शन टू रस्टिंग मेटल, यानी नॉन एक्शन मतलब जब वो कुछ नहीं कर रहा, वो आइडल बैठा है, बिल्कुल काम कुम छोड़ के निकम्मा होकर के बैठा है, तो अपने आप को जो है वो मेटल के साथ कंपेयर करता है जो रस्टिंग पोजीशन में है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हु इज टेलीमेकस। एज यू नो टेलीमेकस जो है वो यूलिसिस का ब्रदर है, नहीं सन, यस यूलिसिस का जो है सन है। अब देखिए यूलिसिस का जो सन है टेलीमेकस, वो बहुत ही ज्यादा जो है आप कह सकते हो टेंडर, इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पावरफुल, इस तरीके से है। तो वो कहता है कि मैं जब यहाँ पे नहीं होऊंगा तो मेरा बेटा जो है अपनी जो गवर्नेंस है, ये सेकंड स्टेंजा में है कि टेलीमेकस जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो निभाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इसीलिए उसके भरोसे मैं छोड़कर जा रहा हूं इथाका को। सो दिस इज द आंसर, यूलिसिस का सन होता है टेलीमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूलिसिस एटीट्यूड टुवर्ड टेलीमेकस गवर्निंग कैपेबिलिटी। आपको पता है उसको बहुत विश्वास है, वो सोचता है उसको वीक है, नहीं वीक नहीं है। He is deeply jealous of him, बिल्कुल भी नहीं, फादर है। He fears, डर तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी he respects his capability for civil domestic rule, यानी वो जैसा उसको एक जो है रूलर को होना चाहिए वैसा रूलर जो है उसका बेटा टेलीमेकस है। और वो जो है टेंडरनेस के साथ सोशल इश्यूज को, यानी जो भी उसके आसपास जो सैवेज रेस है उसको वो क्या कर सकता है, वो उनको जो है सिविक बना सकता है, उनको सिविलाइज कर सकता है, जो भी उनके जो है प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, और वो केपेबल है रूल करने के लिए इथाका पर, और इसीलिए वो चला जाता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टेलेशन ग्रुप इज मेंशन्ड बाय यूलिसिस एज वैक्सिंग द सी। वैक्सिंग मतलब डिस्टर्बिंग। अब एक जो लाइन आई थी उसमें था कि जो गैलेक्सी है, कॉन्स्टेलेशन ग्रुप का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, और उसको क्या नाम दिया गया है इसके अंदर, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हाइडीज, द हाइडीज, हाइडीज नाम दिया है। यानी व्हेन थ्रू स्कर्डिंग ड्रेप्स, स्कर्डिंग का मतलब होता है मूविंग, शिफ्ट्स द रेनी हाइडीज वेट्स द डिम सी, और यहाँ पे हाइडीज जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज किया गया है। और ये लाइन जो है इस पोएम की लाइन है, आई होप यू गॉट इट, कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो क्या कर रहा है, वो सी को अनॉय कर रहा है, परेशान कर रहा है, यहां पर ये कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, whose death inspired Tennyson to write this motivational poem। ये पोएम लिखने के लिए उसे किसने मोटिवेट किया था, तो आपको बता भी दिया मैंने, आर्थर हेनरी हालम की डेथ ही कब हुई थी, 1833 में हुई थी, और उसी टाइम पे जो है इस पोएम को लिखा गया था, लेकिन ये पब्लिश जो है वो 1842 में हुई थी। ठीक है, अगेन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, आई एम बिग पेंटामीटर है, स्पीकर इसके अंदर यूलिसिस खुद है, जिसको 3 स्टेंजा में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेंजा जो है अबाउट हिज ब्रेवरी, किस तरीके से जो है वो अपने आप को इतना
स्किलफुल बना पाया उसके बारे में है। सेकंड स्टेंजा जो है उसके केपेबल बेटे टेलीमेकस के बारे में है। और थर्ड स्टेंजा में वो अपने फ्रेंड्स को कहता है, अपने वॉरियर्स को कहता है, साथियों को, कि उठो मैरिनर्स, जागो और चलो मेरे साथ एक लास्ट राइड पे, सॉरी एक लास्ट जो है उस पे चलते हैं। एक लास्ट जो है अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए एक लास्ट बैटल पे चलते हैं वेस्ट की तरफ। तो ये जो है 1842 में पब्लिश हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज। अब देखो, टू रस्ट अनबर्निश्ड, ठीक है, और इसको यूज किया गया है नॉट टू शाइन इन यूज। देखिए अपनी लाइफ को जो है, अपने आप को जो है उसने कंपेयर किया है यहाँ पे मेटल के साथ। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली जो है वो खुद को मेटल के साथ कंपेयर कर रहा है। इट मींस ये यहाँ पे क्या है, मेटाफर यूज किया है। इट यूजेस इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन अ ह्यूमन लिविंग यानी यूलिसिस और की इनएक्टिव लाइफ को और मेटल टूल को जो है कंपेयर करने के कारण इसको बोला है कि इसमें मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, वेयर डज यूलिसिस इंटेंड टू सेल विद हिज ओल्ड मैरिनर्स। अब आपको मैंने बता दिया कि वो ओल्ड मैरिनर के साथ कहां पे जाना चाहता है, वेस्ट की तरफ जाना चाहता है। वेस्ट की तरफ मतलब बियॉन्ड द सनसेट एंड द वेस्टर्न स्टार्स। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अंटिल आई डाई लिखा हुआ है, ये आपकी जो है लास्ट लाइन है। आगे देखिए, विच लेजेंडरी ग्रीक हीरो डज यूलिसिस मेंशन दे माइट मीट इन द हैप्पी आइल। हैप्पी आइल पे जो है वो किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्किलिस को, ठीक है। तो ग्रीक हीरो, अब देखिए इस ग्रीक हीरो एक्किलिस के पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। ग्रीक हीरो एक्किलिस की जो है एक कहानी है, जिसे पेरिस नाम का जो है एक जो आप कह सकते हो ट्रॉय जो है एक प्रिंस होता है जिसका नाम है पेरिस, और उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए क्या कहानी है, मैं अभी आपको थोड़ा सा उसको बता देती हूँ। देखो एक्किलिस से यहाँ पे ध्यान आया कि एक्किलिस के पेरेंट्स की शादी थी, ठीक है। एक्किलिस कौन है, एक ग्रीक जो है हीरो है, ठीक है। तो एक्किलिस के पेरेंट्स की शादी थी, यहाँ पे एक्किलिस के पेरेंट्स की शादी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस शादी के अंदर एरिक नाम की, ठीक है, एक देवी होती है, बहुत आप कह सकते हो वेल नोन देवी होती है। तो उस देवी को शादी में बुलाया नहीं जाता। ये कहानी मैं बता रही हूं आपको। आपने एक जो है सुना होगा, इडियम सुना होगा, क्या था वो, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या इसको जो है अ गोल्डन एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है, अ गोल्डन एप्पल। तो ये गोल्डन एप्पल की कहानी है, यानी झगड़े का कारण आपने पढ़ा भी होगा कई बार, जो है आप वोकैबुलरी पोर्शन में देखते हैं इसको। तो ये झगड़े का कारण कैसे बना गोल्डन एप्पल, और ये एरिक नाम की देवी जो है इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। किस लिए की, क्योंकि इसको जो है एक्किलिस के पेरेंट्स की शादी थी और एक्किलिस के पेरेंट्स ने इसको इन्वाइट नहीं किया था, और इसको बहुत बुरा लगा। इसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, अब मैं झगड़े की देवी हूं। और सब बुलाने का कारण यही, ना बुलाने का कारण भी यही था कि ये ना झगड़े की देवी मानी जाती थी, और यानी गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड या आप कह सकते हो। तो इसको ना बुलाने का कारण भी यही था, है ना। तो इसको बुरा लगा कि मुझे बुलाया ही नहीं, है ना। तो ये क्या करती है, ये एक एप्पल जो है वो थ्रो करती है, और थ्रो करती है वो कहां थ्रो करती है, यहाँ पे तीन देवियां बैठी होती है। एक तो बैठी होती है हेरा, दूसरी बैठी होती है एथेना, तीसरी बैठी होती है यहां पर एफ्रोडाइट, ठीक है, एफ्रोडाइट। अब ये जो हेरा है, अथेना है, एफ्रोडाइट है, ये तीनों देवियां जो है वहां पर बैठी है। और एरिक क्या करती है, सीक्रेटली इनके पास एक गोल्डन एप्पल जो है वो ऐसे थ्रो कर देती है, और उसके ऊपर लिखा होता है टू दी फेयरेस्ट, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, टू द फेयरेस्ट। अब इन तीनों के पास आता है, तो हेरा तो कहती है कि ये मेरे लिए थ्रो किया गया है, कि मैं हूं सबसे ब्यूटीफुल, ठीक है। उधर जो है एथेना है, वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो है मेरे लिए है, मैं हूं इस बॉल की या इस शादी की सबसे ब्यूटीफुल जो है गॉडेस। और एफ्रोडाइट जो है वो भी क्लेम करती है कि मैं सबसे ब्यूटीफुल हूं, ठीक है। तो तीनों जो हैं वो जीएस के पास जाती हैं, ठीक है, जीएस नाम के गॉड के पास जाती हैं, क्योंकि इनके आपस में जो है बहस हो जाती है, ये आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि मैं तुमसे सुंदर, मैं तुमसे सुंदर, इस तरीके से कहती है मेरा एप्पल है, ये मेरा एप्पल है, इस तरीके से जो है इनके बीच में एक जंग छिड़ जाती है, और तीनों चली जाती हैं जीएस के पास। अब जीएस जो है वो कहता है कि भाई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, तुम ऐसे करो, तुम्हें पेरिस नाम के जो है एक प्रिंस है, यानी
ये ट्रॉय का प्रिंस होता है, ठीक है, ट्रॉय का प्रिंस होता है, यानी इसके फादर का नाम होता है प्रियम और हेकुबा जो है वो इसकी मदर होती है, हेकुबा। यानी प्रियम और हेकुबा जो है ये किंगडम के किंग होते हैं, ट्रॉय नाम के किंगडम के। तो प्रियम जो है इसका बड़ा बेटा होता है पेरिस और छोटे बेटे का नाम होता है हेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों की तीनों जो है वो पेरिस के पास जाती हैं और बोलती हैं कि चलो बताओ हमें जो है हम में से कौन सबसे सुंदर है और इस गोल्डन एप्पल के ऊपर जो है किसका अधिकार है। तो पेरिस के पास जब ये जाती हैं तो पेरिस जो है वो जब हेरा के पास जाता है तो हेरा क्या कहती है कि मैं तुम्हें एशियन किंग बना दूंगी, ठीक है, तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो। यानी हेरा जो है वो क्या लालच देती है पेरिस को कि तुम जो है मुझे कह दो कि मैं सबसे सुंदर हूं और ये गोल्डन एप्पल जब मेरा हो जाएगा तो तुम्हें मैं जो हूं एशिया का किंग बना दूंगी। एथेना कहती है कि मैं जो है गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस हूं, मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन तुम्हें बना दूंगी, तुम जो हो मुझे कह दो कि मैं सबसे सुंदर हूं और ये गोल्डन एप्पल मुझे दिलवा दो। उधर एफ्रोडाइट जो है वो कहती है कि तुम अगर मुझे सबसे सुंदर सबसे ब्यूटीफुल जो है वुमेन की कैटेगरी में यानी सबसे सुंदर मुझे कह दोगे तो मैं तुम्हें यानी दुनिया में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो सब जो है वो तुमसे प्यार में पड़ जाएंगी, यानी दे विल फेल इन लव विद यू, फॉल इन लव विद यू। अगर तुम जो है मुझे हाँ कर दोगे यानी मुझे ये कह दोगे कि तुम सबसे सुंदर हो और वो गोल्डन एप्पल मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी, मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगी कि दुनिया की सब जो जितने भी सुंदर लड़कियां हैं जिसे जो भी तुम्हें देखेगी वो सब तुम्हारे प्यार में पड़ जाएंगी। तो मैं जो है ये वरदान तुम्हें दे सकती हूँ। अब आप खुद सोचो कि इन तीनों वरदान में इंटेलिजेंट तो ऑलरेडी था वो और प्रिंस वो ऑलरेडी था, तो उसे क्या चाहिए था, किंगडम तो किंग तो वैसे ही बन जाएगा अपने फादर के बाद में, एल्डर सन है ये। तो इसे जो है किसकी डील अच्छी लगी, एफ्रोडाइट की डील अच्छी लगी और ये एफ्रोडाइट को जो है कहता है कि सबसे सुंदर एफ्रोडाइट है, एफ्रोडाइट को गोल्डन एप्पल मिल जाता है और पेरिस जो है इसको ये ब्लेसिंग जो है ये मिलती है एफ्रोडाइट से। और इसके बाद जो है हेक्टर और यानी मैं आपको इससे एक ये भी बता रही हूं कि ट्रोजन वॉर होने के पीछे के कारण में से एक कारण भी माना जाता है ये। देखिए कैसे, अब पेरिस जो है इसको वरदान मिल गया कि एफ्रोडाइट से कि जो भी दुनिया में कोई भी सुंदर लड़की है वो जैसे ही तुम्हें देखेगी वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। उधर जो है एक तरफ ये एक बार जो है पेरिस और हेक्टर दोनों भाई जो हैं वो जाते हैं यूनान की तरफ और वहां की हेलेन नाम की एक सुंदर सी जो है क्वीन होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैरिड है, क्वीन है, इसका मतलब वो मेलेनियस नाम का एक राजा होता है उस किंगडम का, एक यूनान का जो है राजा होता है, उसकी वाइफ होती है। और जैसे ही हेलेन जो है वो पेरिस को देखती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है, ठीक है, हेलेन जो है वो पेरिस के प्यार में पड़ जाती है। हेक्टर बड़ा मना करता है उसको कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये एक जो है राज्य की जो है क्वीन है और इससे जो है युद्ध हो सकता है, भड़क सकता है मामला। तो कहता है कि भाई नहीं नहीं ये सही नहीं है, लेकिन हेक्टर की बात पेरिस नहीं मानता और हेलेन और पेरिस जो हैं ये दोनों इलोप हो जाते हैं। इलोप का मतलब होता है कि वो वहां से भाग जाते हैं और भाग करके कहां जाएंगे, अपने साम्राज्य में ट्रॉय में चले जाएंगे ये। अब होता यह है कि मेलेनियस जो है वो चुप बैठने वाला तो था नहीं, क्योंकि उसकी जो रानी है यानी वो एक राजा है और उसकी रानी को कोई ऐसे भगा कर ले जाएगा तो ऑब्वियसली वो चुप बैठने वाला नहीं था। तो देखिए एक एप्पल की वजह से कितने डिस्कॉर्ड होंगे आगे, इसलिए तो कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए पहले तो ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है, पेरिस जो है पेरिस यहां पर हेलेन को लेकर के भाग जाता है, कहां पे चला जाता है वो चला जाता है ट्रॉय, ठीक है। ट्रॉय में जाने के बाद जो है वहां पर ट्रॉय में जाने के बाद में हेलेन और दोनों, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रॉय में आपको पता है कि जितने भी जो वहां के राजा महाराजा हैं उनको भी लगेगा, प्रॉब्लम तो उनको भी होगी कि पर उनको शान भी फील होगी कि हमारे यहाँ जो है वहां उस राज्य की किंगडम यानी स्पार्टा की जो है, स्पार्टा की थी ये हेलेन, स्पार्टा की जो है रानी को उठाकर लेके आ गया पेरिस, कहां पर, ट्रॉय में। पेरिस जो है वो इलोप करके ले आया। मेलेनियस क्या करता है, स्पार्टा के जितने भी जो वॉरियर्स हैं उन सबको ले करके वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, ट्रॉय के ऊपर। लेकिन ट्रॉय जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची वॉल से जो है घिरा हुआ था और उसके ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं था और उसका जो गेट था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था।
तो अब जो है उसके अंदर जाना आसान नहीं था, तो यहां पर उन्होंने एक ट्रोजन वॉर, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, आपने ये कंप्यूटर में सुना होगा ट्रोजन हॉर्स के नाम से। यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दोनों की हम बात कर रहे हैं। स्पार्टा की रानी जो है वो पेरिस के साथ भाग गई है। स्पार्टा से जो वहां के जो यूनान के जो किंग है, जो कि हेलेन के हस्बैंड है, वो अटैक करवा रहे हैं कहां पर, ट्रॉय के ऊपर, जिसके कारण ट्रोजन वॉर होगा, ठीक है, ट्रोजन वॉर होगा। ये कारण ही क्या था, हेलेन थी, ट्रोजन वॉर के पीछे जो है हेलेन थी। अब देखो यहां पर जो है वो क्या करते हैं, स्पार्टा वाले वो अटैक करते हैं। तो अटैक में जो है इन्हें लगा कि ये तो इसको जो है विजय करना या इसको जो है अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हॉलो वुडन जो है हॉर्स बनाते हैं, हॉलो वुडन हॉर्स, और उसके अंदर जो है 2-3 जो आपके सबसे जो आप कह सकते हो पावरफुल जो सेनापति या पावरफुल जो वॉरियर्स है, उनको उसके होलो जो है वुड के आगे सॉरी अंदर जो है हॉर्स के अंदर डाल देते हैं, और बाकी जो है वो सी शोर पे, यानी इसको सी शोर पे रख के जाते हैं, इसको समुद्र के किनारे जो है इसको रख कर चले जाते हैं। और उनको जो है ट्रॉय वालों को लगता है कि शायद ये युद्ध जो है समाप्त हो गया है, वो अपनी हार मान करके पीछे वापस जो है मुड़ गए हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रोजन हॉर्स है, इस हॉर्स को एज अ गिफ्ट जो है वो हमें देकर गए हैं, ठीक है। तो ये खुश हो जाते हैं कि चलो भाई युद्ध समाप्त हो गया, उन्होंने अपनी हार मान ली है यूनानियों ने, और यूनानी वापस लौट गए हैं। लेकिन होता क्या है, ये एक कॉन्स्पायरेसी होती है। ये रात को उठ करके उस शोर से जो है गेट खोल के और इस हॉर्स को जो है वो यहां पर अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मिडनाइट होती है, इसके अंदर से, यानी तो अंदर से खोखला था हॉर्स जो था, और इसके अंदर से जो है जो छुपे हुए थे उन्होंने बाहर एंट्री मारी और इस गेट को खोल करके अपने बाकी जो साथी थे उन साथियों को भी अंदर एंट्री करवा दी। और इस तरीके से इन्होंने जो है पूरे ट्रॉय को आग में जला दिया, यानी पूरे ट्रॉय को जो है इन्होंने विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसीलिए जो है माना जाता है कि ट्रोजन हॉर्स जो है या ट्रोजन वॉर जो है उसके पीछे जो है पेरिस और हेलेना की लव स्टोरी थी या उनका इलॉपमेंट था। तो आपको समझ आ गई होगी ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन हॉर्स क्यों कहते हैं। कंप्यूटर में एक मैलवेयर जो है, ये सिस्टम मैलवेयर है जिसमें आपका कंप्यूटर जो है वो मैल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब ही कॉन्स्पायरेसी या नेगेटिव टर्म है, और इसके पीछे कहानी ये है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या गोल्डन एप्पल की आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्विलिस की क्यों बता रही थी, एट द एंड क्या होता है, बहुत टाइम बाद में लास्ट में माना जाता है कि पेरिस जो है उसकी, यानी जब आग लग जाती है तो पेरिस को जो है यूनान का एक लाइसोटिस नाम से एक जो बहुत अच्छा आर्चर होता है, वो इसको मार देता है एट द एंड ऑफ द वॉर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेरिस है उसको लास्ट में कौन मारेगा, उसको जो है लाइसोटिस नाम से एक बहुत फेमस जो है ग्रीक आर्चर है जो कि इसको लास्ट में मार देता है। तो आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, जो हम बात कर रहे थे एक्विलिस से मुझे ध्यान आया था हैप्पी आइल। तो देखिए, which legendary Greek hero does Ulysses mention they might meet in the Happy Isles? Happy Isles में वो उसको कौन मिलेगा, एक्विलिस मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। टेनिसन succeeded whom as poet laureate of England in 1850? तो टेनिसन जो है किसको सक्सीड करते हैं 1850 में, आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और उसके बाद में जो है ये बन जाते हैं हमारे poet laureate. Next question you have 18 number, what archetype does Ulysses perfectly represent? तो यूलिसेस जो है वो क्या है, ट्रेजिक विक्टिम है? नहीं, ट्रेजिक विक्टिम तो नहीं है भाई ये, ठीक है। इटर्नल एक्सप्लोरर और सीकर, ये हो सकता है। डोमेस्टिक रूलर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको, क्रूल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूलिसेस जो है वो एक इटर्नल एक्सप्लोरर या सीकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यू हैव आइडेंटिफाई द फाइनल लाइन ऑफ द पोम। देखिए फाइनल लाइन ये वाली है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है। तो ये जो आपकी लास्ट लाइन है पोम की, वो ये है कि लाइन नंबर 70 जो है वो कंक्लूड होती है एपिक मोनोलॉग के साथ, आइकॉनिक वर्ड्स जो कि अनयील्डिंग ह्यूमन डिटर्मिनेशन, कि कभी हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। टू स्ट्राइव मतलब टू ट्राई, टू सीक मतलब टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड मतलब कभी भी हमें रुकना नहीं है, हमेशा नॉलेज को गेन करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको लास्ट और एंडिंग लाइंस हैं वो ध्यान रखनी है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यहाँ टू सीक का मतलब होगा टू डिस्कवर,
यहाँ पे टू डिस्कवर कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए डेंटेस इन्फर्नो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि होमर के ओडिसी में भी जो है इसका वर्णन आया है यूलिसिस का, जिसमें ओडिसियस नाम से इसको वहां पे रेफर किया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, डेंटे के इन्फर्नो में एट जो सर्कल है आपका, एट सर्कल के अंदर भी जो है यूलिसिस को प्लेस किया गया, यानी यूलिसिस का जिक्र आया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि दो जगह पे जो है आपको वर्णन मिलेगा, जिक्र मिलेगा यूलिसिस का। ओडिसियस के नाम से तो मिलेगा होमर के पास, ठीक है, होमर की ओडिसी में, और यूलिसिस जो है इसका डेंटे के इन्फर्नो में एट सर्कल में नाम मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो जगह और इनका जो है जिक्र आया है, होमर के कैंटो नंबर यहाँ पे 26 में, और डेंटे के सॉरी यहाँ पे होमर में आया है, और जो कैंटो नंबर 26 ऑफ डेंटे का इन्फर्नो है वहां पर भी 8 सर्कल के अंदर इसका जिक्र आया है। उसके बाद देखिए व्हाट डज यूलिसिस मीन बाय ग्रे स्पिरिट। ग्रे स्पिरिट का मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि हम लोग जहां सफेद बाल वर्ड यूज करते हैं वहां पर वेस्ट जो आप कह सकते हो, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसमें जो है ग्रे हेयर कहा जाता है, और ग्रे किसका सिंबल होता है, ओल्ड एज का। तो यहाँ पे ओल्ड एज, एजिंग सोल, फुल ऑफ विजडम जो है आपको याद रखना है, ग्रे स्पिरिट के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, question number 22, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep mourns round with many voices, what mood is created here। देखिए यहाँ पे कैसा मूड है, the long day wanes, long day मतलब बहुत ही थकाऊ, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही उबाऊ दिन था, तो इसका मतलब इसमें जॉयफुल तो हो नहीं सकती, कैसी है, मेलनक्लिक, yet melancholic call to action, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। which literary movement is Tennyson style most closely associated with। आपको पता है टेनिसन जो है वो कौन से राइटर हैं, विक्टोरियन। टेनिसन क्या है, विक्टोरियन पोएट कहलाते हैं। तो टेनिसन विक्टोरियन के हैं तो विक्टोरियनिज्म हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें क्लासिक रोमांटिक इमेजिनेशन विद मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा एंजाइटीज भी इसके अंदर शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हु इज दिस स्टिल हर्ट शेयर विद। अब देखिए स्टिल हर्ट जो है, स्टिल हर्ट का मतलब ये हो गया कि जो अंगीठी या जो चूल्हा है उसके पास एक साइड तो कौन बैठा है, यूलिसिस, और दूसरी साइड जो है उसकी वाइफ पेनिलोपी बैठी है। तो यहाँ पे उनकी वाइफ का नाम पूछा गया है, जिसको उसने मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ। मैच्ड मतलब एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, कौन, यहाँ पर पेनिलोपी एंड यहाँ पे यूलिसिस। तो रेफर्स टू पेनिलोपी, यूलिसिस लॉयल वाइफ हु वेटेड फॉर हिज रिटर्न फॉर ट्रॉय। अब देखो क्या था, पेनिलोपी शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन इथाका, ठीक है, और उसके जो हैं जितने भी आसपास में जो लोग रह रहे थे उसकी कम्युनिटी के, उनमें हर कोई जो है कोशिश कर रहा था उसको सूट करने के लिए, मतलब उसके सूटर बनने के लिए बहुत से लोग जो हैं तैयार थे उससे शादी करने के लिए। अब पेनिलोपी जो है एक ना पेनिलोपीज वेब एक टर्म यूज की जाती है, आपको इससे मैं एक चीज और बता दूं, पेनिलोपीज वेब। अब देखिए इसमें एक कहानी है इसके पीछे भी। एक्चुअली आपको पता है कि यूलिसिस जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वॉर के लिए, बैटल्स लड़ने के लिए, या जो यूनिवर्स है या जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। तो पेनिलोपी जो है इन हर यंग एज वो अकेली रह जाती है। तो होता क्या है कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो बार बार उसके पास आते हैं कि देखो तुम अकेली हो, अबला नारी हो, तुम क्या करोगी, तुम मुझसे शादी कर लो, कभी कोई आ रहा है तुम मुझसे शादी कर लो, कभी कोई आ रहा है, यानी सो मेनी सूटर्स वर देयर। वो हर कोई उसको जो है कोशिश करता कि वो करने की, यानी उससे शादी करने की। लेकिन पेनिलोपी जो है शी वाज वेरी लॉयल, वो ब्यूटीफुल थी बट लॉयल भी थी। वो एक जो है वेब बना रही थी, मतलब आप कह सकते वेब नहीं, एक वीव करती है कुछ, वो वीव करके कुछ बना रही होती है। तो वो क्या कहती है कि जैसे ही मैं इसकी वीविंग खत्म कर लूंगी, जब मेरा एक पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो दिन में वो वीविंग करती रहती है, सब देखते कि हाँ वीविंग का काम चल रहा है और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ये मुझसे शादी कर लेगी। जो उसके सूटर्स हैं उन सबको ऐसा लगता है। लेकिन वो क्या करती, जितना वो दिन में वीव करती, रात को उतना ही उसको अनवीव, मतलब उसको वापस से उधेड़ देती। तो इस तरीके से उसकी वीविंग को 20 साल हो गए और वो अभी तक उसकी वीविंग जो है खत्म ही नहीं हुई है, और वो वापस लौट भी आता है उसका हस्बैंड। सो आप देख सकते हैं कि शी वाज सो मच लॉयल टू हर हस्बैंड, कि कितनी लॉयल थी कि इवन 20 इयर्स तक भी वो उसका वेट करती रही और बिल्कुल प्योर रही। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस दुनिया में जहां पे लॉयल्टी की आप जो है उम्मीद ही नहीं कर सकते, वहां पे पेनिलोपी जैसे लोग भी जो है कभी एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद देखिए द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोम। अब देखिए ये पोम जो है हमने पढ़ी, हर किसी पोम का या लिटरेचर जो है उसका कुछ ना कुछ जो है, कोई वर्क ऑफ आर्ट जो होता है उसका कोई ना कोई जो है जिस्ट या कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है।
तो इस पोम का जो है वो मैसेज क्या है? लास्ट लाइन में आपने पढ़ा था टू स्ट्राइव, टू सीक, टू बट नॉट टू ईल्ड, आपने पढ़ा था। तो ये देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट इन ओल्ड एज, नहीं, डिफीट को तो वो ओल्ड एज को तो कर ही नहीं रहे हैं भाई। द ग्लोरी ऑफ स्टेइंग सेफ एट होम, नहीं, घर पे तो रहना ही नहीं चाहता वो, उसको बॉर्डम फील होता है। प्रिजर्वेंस एंड द इनफिनाइट परसूट ऑफ नॉलेज, तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज द आंसर। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द पोम। आपको जो है इस पोम को अच्छे से थॉरोली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप जो है इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। आप जो हैं अपने एग्जाम तक बने रहिए, मैं आपको सारा जो सिलेबस है वो एमसीक्यूज के थ्रू या इस तरीके से जो है करके आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास।